चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप और यूक्रेन को बड़ा झटका दिया है। अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता पर रोक लगा दी है। हालांकि यूरोप की ओर से यूक्रेन को सहायता मिल रही है, लेकिन अमेरिकी मदद के सामने यूक्रेन के लिए यह मदद नाकाफी है। अमेरिका के इस कदम से रूस यूक्रेन युद्ध के पूरे समीकरण बदल गए हैं। यह रिपोर्ट देखिए। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन की जंग में बने रहने की संभावनाओं पर आखिरी कील ठोक दी है। सोमवार को अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली सभी सैन्य सहायता को तत्काल प्रभाव से अस्थायी तौर पर रोक दिया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि संकट का समाधान निकालने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए सहायता रोककर इसकी समीक्षा की जा रही है। जहां रूस ने इस फैसले का स्वागत किया है, तो वहीं कई यूरोपीय देशों ने इसका जोरदार खंडन किया है। व्हाइट हाउस ने जेलेंस्की के साथ हुई तीखी बहस के बाद से ही यूरोपीय देश उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। अब ट्रंप के इस फैसले ने यूरोपीय एकजुटता को और मजबूत कर दिया है। अमेरिकी मदद के प्रभाव को कम करने के लिए यूरोपीय संघ की प्रमुख ने यूक्रेन के लिए 800 अरब यूरो की योजना का प्रस्ताव रखा है। हालांकि सवाल यही है कि क्या ये अमेरिकी सहायता की भरपाई के लिए पर्याप्त होगा। अगर सभी देश इस पर सहमत भी हो जाते हैं, तब भी ये कह पाना मुश्किल है कि यूक्रेन को वो सभी उपकरण जैसे प्रीडेटर वायु रक्षा प्रणाली और गोला बारूद उपलब्ध कराए जा सकते हैं जो अमेरिका करता आया है। इस बीच यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनका देश हर हाल में अमेरिका के साथ सहयोग बनाए रखना चाहता है। डेनिस शैम्याल ने कहा कि एक ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है जो अमेरिका को यूक्रेन के दुर्लभ खनिजों के भंडार तक पहुंच प्रदान करेगा। लेकिन ट्रंप के इस कदम से रूसी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों का करारा जवाब देने वाली एकमात्र प्रणाली पैट्रियट्स के मरम्मत और रखरखाव पर सवालिया निशान लग गए हैं। हालांकि यूक्रेन अपनी सेना को हर परिस्थिति में हर संभव उपकरण उपलब्ध कराने का दावा कर रहा है। बदलते घटनाक्रम के बीच फ्रांस के खतरनाक मिराज लड़ाकू विमानों ने पहली बार यूक्रेन के आसमान पर दहाड़ लगानी शुरू कर दी है। यूक्रेन को इसी साल फरवरी की शुरुआत में फ्रांस से पहला मिराज 2000 F5 जेट हासिल हुआ था। ये कीव की मजबूत हवाई क्षमता में बदलाव के संकेत देते हैं। इस जेट को यूक्रेनी पायलट ने उड़ाया जो 2024 के मध्य से फ्रांस में प्रशिक्षण ले रहे थे। उधर पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा है कि सहायता निलंबित करने के अमेरिकी निर्णय ने यूरोप, यूक्रेन, पोलैंड को और अधिक कठिन स्थिति में डाल दिया है। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अतुल अनेजा, विदेशी मामलों के जानकार हैं। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल जो आपके सामने हम रख रहे हैं वो यही है कि पिछले 2-3 दिन में जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है, अभी कुछ ही देर पहले वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की ओर से एक स्टेटमेंट आया है एक्स पर, जिसमें कहीं ना कहीं उनका रुख नरम दिख रहा है। वो आने वाले दिनों में शांति की भी बातचीत कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप, जो डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर था कहीं ना कहीं काम कर रहा है? चंद्रशेखर जी, प्रेशर बिल्कुल काम कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी कदम अब ज़ेलेंस्की उठा रहे हैं उनके लिए एक्चुअली गेम ओवर है। एक तरह से उसका कोई ज़्यादा असर होने नहीं वाला, क्योंकि अगर हम देखें कि एक तरह से सैन्य जो सामान है उस पर रोक लगा दी गई है, और जो हम देख रहे हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में कई लोग, कई दिग्गज जो उनके सहायक हैं, वो कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की को एग्जाइल में जाना चाहिए अब ये मुल्क छोड़ के। और एक तरह से जो यूरोपीय समर्थक हैं ज़ेलेंस्की के, उसके ऊपर भी कड़े बयान आ रहे हैं अमेरिका की तरफ से। अमेरिका होल्ड्स द की। अगर अमेरिका चाहता है कि वहाँ पर ये इसको सपोर्ट ना मिले ज़ेलेंस्की गवर्नमेंट को, तो यूरोपीय उसके लिए वो बैलेंस नहीं कर सकते। और बल्कि तो मैं ये कहूँगा कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका और रूस मिलकर काम कर रहे हैं। एक नेटो अलायंस एक तरह से ब्रीच्ड है। ये एक नई अलायंस सामने नजर आ रही है, वो है अमेरिका और रूस की। क्योंकि जहां अमेरिका ने रोके हैं अपने हथियार वगैरह और बाकी सपोर्ट और बयान दिए हैं, तो रूस ने अपनी कार्रवाई साथ साथ ही बढ़ा दी है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये अमेरिका और रूस मिलके इसको मिलिटरीली वाइंड अप करने की स्थिति में पहुंच रहे हैं, और इसमें अलग थलग होंगे तो यूरोप और ज़ेलेंस्की। अतुल जी, इस सब के बीच जो प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर से लगातार बयान इसको लेकर के आते रहे हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि उनका ये कहना है कि जो वहाँ पर शांति नहीं चाहता
उसको वहाँ पर रहने का ही कोई अधिकार नहीं है। यानी कि कहीं न कहीं अगर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और नरम नहीं पड़ते हैं और अमेरिका की बात नहीं मानते हैं, तो क्या वो ज़्यादा समय तक अपनी पोजीशन पर रह पाएंगे यूक्रेन में? मुझे नहीं लगता ज़्यादा देर तक वो रह पाएंगे, क्योंकि अगर सैनिकी जो हमला हो रहा है रूस की तरफ से और तीव्र होता है, हम अगर आप सोचें कि कीव के अंदर अटैक्स शुरू हो रहे हैं और सेंसिटिव एरियाज में अगर अटैक्स फिर से शुरू हो गए, तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के जब पूरे प्रहार के सामने जेलेंस्की टिक सकते हैं। यूरोप कुछ नहीं कर पाएगा इस टाइम पे, क्योंकि कि यूरोप के पास इतनी ऑर्गेनाइजेशनल ताकत ही नहीं है। यहाँ पर अमेरिका सबसे बड़ा एक तरह से कोर है। तो मुझे नहीं लगता कि जेलेंस्की इसको ज़्यादा झेल पाएंगे। और मुझे जो लग रहा है कि एक रेजीम चेंज, सेकंड रेजीम चेंज होने वाला है यूक्रेन के अंदर। पहली रेजीम चेंज 2014 में हुई थी, जब यानुकोविच, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को बर्खास्त किया गया था, उसके लीडर को भागना पड़ा था रूस। मुझे लग रहा है कि जो 2014 के बाद अब 2025 में एक सेकंड रेवोल्यूशन, सेकंड रेजीम चेंज हो रहा है, होने की स्थिति में है इस वक्त यूक्रेन। तो उसमें जेलेंस्की, मुझे लगता है कि वो अब उनका खेल खत्म हो चुका है। और एक नए लीडर कौन आते हैं यहाँ पर, वो क्या होता है, वो घटनाक्रम में हम जा सकते हैं। अभी थोड़ा इस वक्त क्योंकि डोमेस्टिक ऑडियंस स्ट्रांग है, तो यूरोप के देश बहुत समर्थन दे रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ भी एक रियलिटी चेक आएगा बहुत जल्द, जब ये जो सब यूरोप का समर्थन है, जो हम देख रहे हैं कि यूरोप बिल्कुल एकदम लामबंद होकर खड़ा हो गया है जेलेंस्की के पीछे। लंदन में जो बैठक हुई थी, हमने भी वहां पर देखा। ये क्या, कितना काम करेगा ये अमेरिका के सामने? ये नहीं काम करेगा चंद्रशेखर जी। ये बहुत पुराना इनर्शिया है कि हम यूरोप हैं, हमारी ट्रेडिशन रही है, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो डिपेंडेंस है यूरोप की अमेरिका के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है। अगर अमेरिका चाहे तो इतनी ज़्यादा वो उसको पूरी तरह से लीवरेज कर सकता है यूएस की, जो यूरोप की डिपेंडेंसी है अमेरिका के ऊपर, चाहे हथियार का हो, टेक्नोलॉजी हो, कम्युनिकेशंस हो, नेटवर्क्स हो, वो उसका मुकाबला नहीं हो सकता। तो इसलिए मुझे लगता है कि यूरोप के लिए भी एक ये रियलिटी चेक आने वाला है। जेलेंस्की के लिए तो ऑलरेडी आ चुका है, और यूरोप के लिए भी आएगा। आगे कुछ दिनों में हमें इसको सामने देखेंगे। और मुझे लगता है ये जो डिफैक्टो अलायंस है, जो डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की बन रही है, ये ज़्यादा घनिष्ठ होगी। और ये सऊदी अरेबिया में एक टाइम आएगा, बहुत मुझे लगता है बहुत उसके लिए हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। एक बैठक इनकी होगी, डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की, जिसके आगे का घटनाक्रम जो है ये दो देश डिसाइड करेंगे, यूरोप नहीं। ठीक है अतुल जी, ये तो रही रूस यूक्रेन युद्ध की बात और जिस तरह का माहौल वहाँ पर बन रहा है। कहीं ना कहीं जेलेंस्की बहुत ज़्यादा दबाव में वहाँ पर आ चुके हैं और आने वाले दिनों में हो सकता है कि रूस और यूक्रेन के बीच में एक कोई संधि भी हो जाए इस दबाव के बाद। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अगर ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में हम इसको देखें, तो जिस तरह से जो आप बता रहे हैं कि अमेरिका और रूस का एक नया अलायंस बन रहा है, चाइना कितना बड़ा इसमें फैक्टर है? क्योंकि बहुत पहले से अमेरिका के अंदर में एक लॉबी थी जो ये कहती थी कि जिस तरह का माहौल क्रिएट किया गया है उसमें कहीं ना कहीं रूस और चाइना बहुत नज़दीक आ रहे हैं। तो ये कितना बड़ा फैक्टर है? ये आपने इंटरेस्टिंग सवाल पूछा, क्योंकि अभी तक जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की नीति थी, उसके पहले बल्कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, जो डेमोक्रेट्स थे, तो उसके कारण क्योंकि चीन और रूस के ऊपर, दोनों के ऊपर दबाव था, तो ये दो देश जो यूरेशिया के सबसे बड़े देश हैं, ये एक साथ आ गए थे। अगर अब रूस और अमेरिका साथ आते हैं, और अमेरिका का रवैया चीन की तरफ हमें पता है एक तरह से इस वक्त नेगेटिव है, तो उसमें भी एक तरह से कुछ तो रीअलाइनमेंट होगी रूस और चीन के संबंधों के बीच में भी। मुझे लगता है कि रूस जो है बैलेंस करेगा अमेरिका और चाइना को, अभी तक नहीं कर रहा था, वो बैलेंस करना पड़ेगा। और आगे जाके जब चीन पे दबाव और बढ़ेगा, तब रूस एक अच्छी पोजीशन में होगा एक मीडिएटर के रूप में। लेकिन अगर हम अभी बिग पिक्चर देखें, तो जो इक्वेशन रूस और चाइना की आज की स्थिति में है, या एक हफ्ते पहले की स्थिति है, उसमें ऑब्जेक्टिवली एक बदलाव आने की पूरी गुंजाइश है। तो मैं दरार का वर्ड नहीं यूज करूंगा, लेकिन एक रीस्ट्रक्चर तो होगी इक्वेशन, क्योंकि चीन के ऊपर दबाव अमेरिका ने डालना ही डालना है। वो कई फ्लैंक से आएगा, डायरेक्टली ट्रेड वॉर वगैरह उस तरफ से, और दूसरी तरफ से वो रूस को भी एक तरह से एक
बातचीत होगी कि आपके जो संबंध चाइना के साथ है उसके ऊपर एक बार फिर से आप उसको रिव्यू करें। इतना जाएगा ही अमेरिका का जो एक तरह से प्रेशर तो नहीं कहेंगे, एक तरह से सुझाव कह सकते हैं। ठीक है। जो डायलॉग होगा रशिया और यूएस के बीच में, उसमें चीन एक फैक्टर, एक तरह का एजेंडा पॉइंट तो जरूर होने वाला है। ठीक है अतुल जी, अब हम अपने मुख्य विषय पर वापस लौटते हैं और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते होंगे, जिस तरह से जो बातचीत हो रही हैं, जो बयान आ रहे हैं, जो मुलाकातें हो रही हैं, विभिन्न जो बैठकें हो रही हैं, सवाल ये उठता है कि हर कोई चाहता है दुनिया में रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है वो रुक जाए। कब तक ये रुक सकता है और कैसे रुक सकता है और क्या कुछ डील हो सकती है? देखिए, वो रुकने वाला तो वो एंड गेम में तो हम आ चुके हैं। अब बात आती है कितने दिन और चलेगा। थोड़ा मुश्किल है इसको स्पेकुलेट करना एग्जैक्टली कितने दिन, लेकिन जिस तरह से तेजी से घटनाक्रम हो रहा है और चल रहा है, मुझे लगता है कि बहुत बहुत जल्द ये इसके ऊपर एक तरह से डेफिनेटिव मोमेंट आएगा। कैसे होगा, आपका जो दूसरा सवाल है, एक तरह से मुझे लगता है कि ये जो हथियार और जो सपोर्ट, अगर कम्युनिकेशन वगैरह की सपोर्ट भी बंद कर दी, सैटेलाइट पिक्चर्स, इंटेलिजेंस वगैरह की, तो एक तरह से बहुत ज़्यादा उसमें मुकाबला नहीं कर पाएगा यूक्रेन फिर रशिया का। और ऊपर से रशिया के जो अटैक्स हैं वो और तीव्र होते जा रहे हैं। एयर सुपीरियरिटी पूरी हो गई है अब रशिया की इसके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर, क्योंकि जवाबी कार्रवाई कर नहीं पाएगा यूक्रेन बिना यूएस के सपोर्ट के। तो मुझे लगता है बैटल फ्रंट पे भी ये, जब तक ओडेसा के पास पहुंच रहे हैं ये जो रूसी सेना है, आज ओडेसा पे भी अटैक हुआ है, तो मुझे लगता है कि कुछ कुछ उसी ज्योग्राफी तक रूस जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कीव तक उनको जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एरिया जो है, ये जो सीमा है रूस की, उसके साथ लगता है वहाँ पर रूसी पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसको सिक्योर करेगा रूस। और उसके बाद मुझे लगता है कि फिर एक नई स्थिति बनेगी, एक नया पॉइंट आएगा भी, एक यूक्रेन के जो भी नेता है जेलेंस्की या उसके बाद कुछ और, कि अब आप डील करें। अब इसमें समय कितना लग सकता है, ये बहुत जल्दी भी हो सकता है, लेकिन एंड गेम हम इतना कह सकते हैं चंद्रशेखर जी कि ये अब शुरू हो गई है। उसका एक फाइनल दौर इस युद्ध का जो है हम सामने देख रहे हैं, और मुझे लगता है जल्दी ये रैप अप भी हो जाएगा। ठीक है अतुल जी, हमारे साथ बने रहिएगा।